हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 23 यानी कि एक नए चैप्टर की आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, जो है क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर। ठीक है, जो पिछला चैप्टर था दैट इज इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज, उसमें हमने ये देखा था कि जो क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन है वो किस तरीके से उसका प्रभाव जो है इंडिया पर पड़ा है। अलग अलग सेक्टर्स में हम लोगों ने बात करी कि किस तरीके से उसका इम्पैक्ट जो है वो इंडिया के ऊपर पड़ा है और इंडिया ने उससे टैकल करने के लिए क्या क्या जो प्रोग्राम्स वगैरह हैं वो चलाए हैं, किस तरीके से सारे का सारा इंडिया के लेवल पर हुआ है, ये हमने बात पिछले चैप्टर में करी थी। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या बात करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली ये बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज को लेकर पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर यानी कि विश्वव्यापी स्तर पर क्या काम किया गया है। ठीक है, 1992 के बाद से लगभग हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, जब से रियो समिट हुई थी, और उसके आगे देखेंगे कि किस तरीके से क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जो है वो बने हैं और क्लाइमेट चेंज को लेकर किस ऑर्गेनाइजेशंस में क्या काम किया गया है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है थोड़ा सा लंबा है, इसमें हमें अराउंड जो है 7 से 8 पार्ट में ये चैप्टर कवर करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द आप लोगों के लिए कवर कर दें। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 के साथ। उससे पहले आगे बढ़ने से आप सभी लोगों से मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ठीक है, और इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो आपको हमारी वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर आपको करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू जाके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। वहां पर आपको सारे के सारे जो वीडियोस हैं वो एक तरीके से एड फ्री यानी कि बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, साथ ही साथ चैप्टर वाइज क्विजेस, चैप्टर वाइज नोट्स आप लोगों के लिए वहां पर अवेलेबल कराए जा रहे हैं, सो दैट कि आप लोग इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट की जो तैयारी है वो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ कर सकें। तो चलिए पार्ट 1 के साथ चैप्टर 23 क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, ये एक कॉन्फ्रेंस या एक कन्वेंशन है। ठीक है, दैट इज UNFCCC। इसका जो नाम है, हमने पिछले चैप्टर में भी बहुत बार इसका जिक्र आया था, हमने इसका नाम लिया था। ठीक है ना, अब इसको डिटेल में हम समझेंगे कि UNFCCC आखिरकार है क्या। तो यूनाइटेड नेशन की जो समिट कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, दैट इज UNCED जो है, जो रियो में हुई थी। रियो कहाँ है आपको पता होगा, रियो डी जेनेरियो जो है वो ब्राजील में है ना, ब्राजील में है। जून 1992 में हुई थी और इस कॉन्फ्रेंस में क्या अडॉप्ट किया गया था, द फर्स्ट मल्टीलेटरल लीगल इंस्ट्रूमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, पहली बात तो यह है मल्टीलेटरल। मल्टीलेटरल मतलब एक देश का नहीं होगा, इसमें बहुत सारे देश होंगे, और एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। अडॉप्ट कैसे किया गया है, बाय कंसेंसस, यानी कि सबकी सहमति से, जिसको कहा जाता है सर्व सहमति से। ठीक है, द UN फ्रेमवर्क, UN इज यूनाइटेड नेशन, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज या फिर UNFCCC। ठीक है, तो पहली चीज आपको यहां पर जो ध्यान रखनी है वो ये है कि UNFCCC क्या है, एक मल्टीलेटरल लीगल इंस्ट्रूमेंट है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। कहां अडॉप्ट किया गया है, जो रियो में समिट हुई थी जून 1992 में, वहां पर। ठीक है, जून 1992 में हम बात करें, जब इस पर पहली बार सिग्नेटरीज मतलब सिग्नेचर वगैरह करने थे अपने, तो इसको 154 देशों ने जो है वो ज्वाइन किया था। ठीक है, इंडिया भी उनमें से एक था। टू कोऑपरेटिवली कंसिडर व्हाट दे कुड डू टू लिमिट एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज। ठीक है, अब कंट्रीज ने इनको ज्वाइन किया, तो क्यों ज्वाइन किया, इसलिए ज्वाइन करा कि वो लोग मिलके कोऑपरेटिवली, साथ मिलके, सहभागिता से कैसे जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर का इंक्रीज हो रहा है, जो राइज हो रहा है, उसको क्या करें, लिमिट करें, उसको उसके ऊपर एक तरीके से कंट्रोल कर सके। ठीक है, एंड द रिजल्टिंग क्लाइमेट चेंज, और जो उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसको कैसे लिमिट कर सके। ठीक है, एंड टू कोप विद वट एवर इंपैक्ट्स वर बाय देन इनएविटेबल, और उसकी वजह से जो भी इंपैक्ट्स हुए हैं, जो भी असर हुआ है, उनसे कैसे
निपटा जाए, उनसे कैसे कोप किया जाए, इसको लेकर ये इतने सारे जो देश थे, 154 देशों ने UNFCCC ज्वाइन किया था 1992 में, ठीक है। और आज की अगर हम डेट की बात करते हैं तो इस कन्वेंशन में 195 पार्टीज हैं, ठीक है, 195 पार्टीज इसमें है, ठीक। द UNFCCC सेक्रेटेरिएट supports all institutions involved in the international climate change negotiations। जितने भी ऐसे institutions हैं जो क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उनको क्या करता है UNFCCC का जो सेक्रेटेरिएट है वो सपोर्ट करता है, ठीक है। पर्टिकुलरली द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, इसमें से जो ये आपको ये और बताए जा रहे हैं जो इसके सपोर्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन कौन से हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। देन वी हैव द सब्सिडरी बॉडीज जो कि COP जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है उनको एडवाइस करते हैं, एंड द COP ब्यूरो, ठीक है, विच डील्स मेनली विद द प्रोसीजरल and organizational issues arising from the COP and also has technical functions, ठीक है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं COP इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये भी हम आगे जाके देखेंगे एक एक करके सारी के सारी जो COPs हुई हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट की बात हम लोग करेंगे। साथ ही साथ एक बॉडीज है दैट इज सब्सिडरी बॉडीज जो कि COP को एडवाइस करती है, और एक है COP ब्यूरो जो क्या काम करता है, प्रोसीजरल और ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज के साथ डील करता है, और साथ ही साथ उसके कुछ टेक्निकल फंक्शंस भी है, ठीक है। इसके बाद के जितने भी मल्टीलेटरल नेगोशिएशंस हुए हैं, यानी कि सब्सीक्वेंट मल्टीलेटरल नेगोशिएशन जो हुए हैं ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इंक्लूडिंग बोथ एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन आर बीइंग हेल्ड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट आउट बाय द UNFCCC। यानी आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एक क्या हो गया, एक मेन प्रोग्राम हो गया, है ना, एक मेन कॉन्फ्रेंस हो गया, एक मेन प्रोग्राम हो गया। इसके बाद के जितने भी मल्टीलेटरल नेगोशिएशंस हुए हैं वो सब इसी के ऊपर आधारित है। इसमें जो भी प्रिंसिपल जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं उन्हीं के आधार पर वो आगे को चलते रहेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम इसी के अंतर्गत कुछ और चीजें देखेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है दैट इज योर KP ऑल्सो नोन एज क्योटो प्रोटोकॉल, काफी इंपॉर्टेंट है क्योटो प्रोटोकॉल COP3। अब ये जहां पर भी COP इस तरीके का नंबर लिखा रहेगा इसका मतलब मैं आपको पहले बता देता हूं, COP इज नथिंग बट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। एक तरीके से ये एनुअल मीटिंग्स वगैरह इनकी होती रहती है, जितनी भी इसकी कन्वेंशन की पार्टीज है, जिसमें आपको बताया 195 पार्टीज हैं, तो इनकी मीटिंग होती है, एनुअल तौर पर मीटिंग होती रहती है, ठीक है। और ये नंबर जो है वो आपको बताएगा कि पहली मीटिंग, सेकंड मीटिंग, इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद 1992 में बना, उसके बाद 1995 में जब इसके 3 साल हो गए तो तीसरी इसकी COP होती है, ठीक है। सारी की सारी COP जो है वो आप लोगों को जानने की जरूरत ऐसा सच नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कौन सी कब हुई, ठीक है, मतलब लगभग हर साल होती है, आपको सारी की सारी जानने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहां पर बता दूंगा। अगर फिर भी आपको सारी की सारी जाननी है तो आप कुछ नहीं है, UNFCCC की जो वेबसाइट है उस पर जाइए और वहां पर आपको पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो मिल जाएगी, ठीक है, कि कौन सी जो COP है, COP1, COP2 कब हुई और कहां पर हुई, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। 1995 में कंट्रीज ने यह रियलाइज करा क्या, दैट एमिशन रिडक्शन प्रोविजंस इन द कन्वेंशन वर इनएडिक्वेट, यानी कि जो हम एमिशन रिडक्शन के प्रोविजंस हमने बनाए हैं, किसमें, जो कन्वेंशन हुई है, जो कॉन्फ्रेंस हुई है UNFCCC, उसमें जो भी हमने प्रोविजंस बनाए हैं वो पर्याप्त नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, दे आर इनएडिक्वेट, ठीक है। तो इसके बाद इन कंट्रीज ने क्या करा, दे लॉन्च्ड नेगोशिएशंस टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज एंड 2 years लेटर एडॉप्टेड द क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। यानी कि 1995 में कंट्रीज को यह लगा कि जो भी हमने एमिशन रिडक्शंस के प्रोविजंस बनाए हैं वो क्या है, पर्याप्त नहीं है, इनएडिक्वेट है। इसलिए हमने कुछ इस तरीके के नेगोशिएशंस लॉन्च करे ताकि हम क्लाइमेट चेंज को लेकर जो ग्लोबल रिस्पांस है, ग्लोबल रिस्पांस मतलब जो सारे देश मिलकर कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड लेवल पर हो रहा है, उसको हम और ज्यादा क्या करें, स्ट्रेंथन करें, मजबूती प्रदान करें। और उसी के 2 साल के बाद जो है क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट कर लिया गया। यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल कब अडॉप्ट हुआ है, इट वॉज अडॉप्टेड इन क्योटो। अब ये नाम कहां से पड़ा है, ये जो क्योटो जापान में एक जगह है वहां पर से पड़ा है, ठीक है। और 2 साल के बाद मतलब 1995 के बाद 2 साल मतलब 1997 11 दिसंबर को जो है क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। अब ये क्योटो प्रोटोकॉल की डेट आप जो है थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, है ना। हालांकि वैसे काफी पुरानी चीज है लेकिन फिर भी कम से कम ये जो 1997 है ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसको अडॉप्ट तो किया गया, लेकिन जो इसका रेटिफिकेशन प्रोसेस था, रेटिफिकेशन का मतलब होता है अपनी अपनी सहमति देना, ठीक है। इसका जो रेटिफिकेशन प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, उसकी वजह से ये लागू हुआ काफी समय के बाद, यानी कि जब से ये बना 1997 में, उसके लगभग
7-8 साल के बाद 16 फरवरी 2005 को जो है ये लागू हुआ। ठीक है, इन शॉर्ट क्योटो प्रोटोकॉल इज व्हाट ऑपरेशनलाइजेस द कन्वेंशन, यानी कि जो कन्वेंशन था उसको किस तरीके से ऑपरेशनलाइज करना है, उसको किस तरीके से ऑपरेशन में लाना है, क्योटो प्रोटोकॉल वो है। ठीक, इट कमिट्स इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द कन्वेंशन। तो ये बेसिकली क्या करता है, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं, यानी कि जो जिनको बेसिकली हम आगे जाके देखते हैं कुछ अनेक्शर कंट्रीज हैं, उनमें से आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, या मोस्टली ये कंट्रीज कौन सी थी, द डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, जो विकसित देश हैं वो थे। तो डेवलप्ड कंट्रीज को इसने क्या करा, इसने ये कमिटमेंट करने को बोला कि आप अपना जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है उसको क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप साल दर साल अपना जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है उसको बढ़ाते ही जा रहे हैं। किस बात के नाम पर, कि हम तो इंडस्ट्रियलाइज नेशन है, हमें डेवलप्ड है, तो हमें ज्यादा चीजें जो है इकोनॉमी में करनी होती है, हमारा जो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन है वो काफी ज्यादा है। तो इसके आधार पर आप अपने जो ग्रीन हाउस गैस के एमिशन है उसको बढ़ा नहीं सकते, उसको स्टेबलाइज करने की बात की गई। और वो भी किसके आधार पर, जो भी प्रिंसिपल्स है, जो भी सिद्धांत है कन्वेंशन के, यानी कि दिस कन्वेंशन, जब भी हम कन्वेंशन बोलेंगे तो समझ जाइएगा UNFCCC की बात हो रही है ना। इसके कन्वेंशन के प्रिंसिपल्स के आधार पर इसको स्टेबलाइज करने की बात की गई। ठीक है, अब मेजर डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल मतलब केपी दैट इज क्योटो प्रोटोकॉल, और कन्वेंशन इज UNFCCC, इनके बीच में मेजर डिस्टिंक्शन या अंतर क्या है, that while the convention encouraged industrialized countries to stabilize greenhouse gas emissions, the protocol commits them to do so। ठीक है, यानी कि ये इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज को GHG का जो एमिशन है, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है उसको कम करने के लिए तो बात इसमें भी कही गई है, कन्वेंशन में भी कही गई है, क्योंकि ये प्रिंसिपल तो इसी का है। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल क्या करता है, वो इनको कमिट करता है कि आप लोग ऐसी चीज जो है वो स्टेबलाइज करेंगे, जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है उसको स्टेबलाइज करेंगे। अब इसके बाद यहां पर कुछ टारगेट्स दिए गए हैं। टारगेट्स क्या है क्योटो प्रोटोकॉल के, क्योटो प्रोटोकॉल को शॉर्ट में केपी भी बोला जाता है, एज इट इज रेफर्ड टू इन शॉर्ट, सेट बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट्स फॉर 37 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज एंड द यूरोपियन कम्युनिटी इन इट्स फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड। अब आपको सबसे पहली चीज तो जो यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड है वो ये ध्यान रखना है कि ये बाइंडिंग है, वॉलेंट्री बेसिस पर नहीं है। ठीक है ना, नॉट वॉलेंट्री, यानी कि आप चाहें तो करें, ना चाहें तो नहीं करें, ऐसा नहीं है, वॉलेंट्री नहीं है। ठीक है ना, बाइंडिंग है। किसके ऊपर बाइंडिंग है, 37 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज और यूरोपियन कम्युनिटी के ऊपर बाइंडिंग है इन इट फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड। अभी फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड क्या है उसको हम आगे जाके देखते हैं। इट ओनली बाइंड्स डेवलप्ड कंट्रीज बिकॉज इट रिकॉग्नाइजेस दैट दे आर largely responsible for the current high level of greenhouse gas emissions in the atmosphere, which are the result of more than 150 years of industrial activity। और ये भी आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ किसको बाइंड करता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, यानी कि जो विकसित देश है। मैंने आपको पहले ही बताया जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उन्हीं के ऊपर बाइंडिंग है। क्यों, क्योंकि इसमें ऐसा माना जाता है कि जो आज की डेट में ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है, मतलब आज की डेट में मतलब जिस समय ये क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ था 2005, या आप कह सकते हैं जब 1997 के बाद से ये चीजें चल रही थी, तो उस समय ये माना जाता था कि उस समय का जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है उसका जो हाई लेवल है वो किसकी वजह से है, इन देशों के ही इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, कितने 150 साल की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का ही नतीजा है। तो इन्हीं के ऊपर इसको बाइंडिंग किया गया। ठीक है, केपी प्लेसेस हैवियर बर्डन ऑन डेवलप्ड नेशंस under its central principle that of common but differentiated responsibility। हमने CBDR की बात जो है पहले भी करी हुई है कि इनका जो गोल है या जो प्रिंसिपल है वो क्या है, CBDR that is common but differentiated responsibility, यानी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस तो क्या है, सभी को करना है, तो कॉमन हो गया। डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि सबको बराबर अमाउंट में जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है उसको कम करना है। ठीक है, जिस हिसाब से जो एमिशन कर रहा है, जहां पर ज्यादा एमिशन हो रहा है वो ज्यादा उसको रिड्यूस करेगा, जहां पर कम हो रहा है वो कम उसको रिड्यूस करेगा, लेकिन रिड्यूस तो करना है, दैट इज कॉमन। ठीक है, ओवरऑल ये जो टारगेट्स हैं दैट एड अप टू एन एवरेज 5% एमिशंस रिडक्शन कंपेयर टू 1990 लेवल्स ओवर द 5-year पीरियड 2008 to 2012। ठीक है, मतलब ये जो टारगेट्स थे, ये जो टारगेट्स यहां पर दिए गए थे इनको कि अपना जो आपका एमिशन है उसको कम करना है, इसने क्या करा कि 1990 का जो लेवल है उसके आधार पर 5% एमिशन को जो है वो 2008 से 2012 तक कम किया। ठीक है, और 2007 से लगभग 2007 से 2012 तक का जो है दैट इज द फर्स्ट पीरियड, यहां पर जो लिखा गया है ना फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड, ये यही है 2007 से लेकर 2012 तक। ठीक है,
इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो क्योटो प्रोटोकॉल का रिजीम है उसका आर्किटेक्चर कैसा था, ठीक है, वो देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल इज मेड अप ऑफ एसेंशियल आर्किटेक्चर दैट हैज बीन बिल्ट एंड शेप्ड ओवर ऑलमोस्ट 2 decades ऑफ एक्सपीरियंस, हार्ड वर्क एंड पॉलिटिकल विल। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि रातों रात कोई आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर बना दिया गया, इसके पीछे लगभग 2 दशकों का अनुभव, हार्ड वर्क और पॉलिटिकल विल जो है वो शामिल है। द बीटिंग हार्ट ऑफ केपी इज मेड अप ऑफ किससे? रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन प्रोसीजर, यानी कि इसमें क्या होगा कि जो भी कंट्रीज हैं जिनके ऊपर इस तरीके के बाउंडेशंस लगाए गए हैं, बाइंडिंग चीजें दी गई हैं, वो रिपोर्ट करेंगे, फिर उनका वेरिफिकेशन वगैरह होगा, वो सब बातें हैं। देन वी हैव सम फ्लेक्सिबल मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म्स व्हिच इन टर्न हैव देयर ओन गवर्नेंस प्रोसीजर्स, ये भी है, और कंप्लायंस सिस्टम भी इसमें रखा गया है। तो जो 2 चीजें जो केपी को टिक करती हैं, मतलब जिसकी वजह से ये क्योटो प्रोटोकॉल काम कर रहा है, वो क्या है? सबसे पहली बात तो ये है एमिशन रिडक्शन कमिटमेंट्स। वो क्या है देखिए, द फर्स्ट वाज बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन कमिटमेंट्स फॉर डेवलप्ड कंट्री पार्टीज। ये मैंने आपको बताया, दिस मेंट द स्पेस टू पॉल्यूट वाज लिमिटेड। इसका मतलब क्या है कि जितना आप पॉल्यूशन कर सकते हैं वो क्या है, वो लिमिटेड है, आप बहुत ज्यादा पॉल्यूशन नहीं कर सकते। ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस है, और मोस्ट प्रेवलेंटली अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, बिकेम अ न्यू कमोडिटी। केपी नाउ बिगेन टू इंटरनलाइज what was now recognized as an unpriced externality। तो केपी ने इसको क्या करा कि बेसिकली आपको ये बोला कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस है वो आपको कम करना है, ठीक है। और दूसरी बात थी फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म्स। दिस लीड टू अस टू द सेकंड, द फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म्स ऑफ द केपी बेस्ड ऑन द ट्रेड ऑफ एमिशन परमिट्स। अगर आपको पिछले चैप्टर में याद हो तो हमने एक बात की थी रिलेटेड टू कार्बन ट्रेडिंग, है ना। हमने कार्बन ट्रेडिंग की बात की थी और हमने बात की थी कार्बन ऑफसेट की। तो वो सारे के सारे तरीके से जो एमिशन ट्रेडिंग होती है उसकी बात यहां पर की जा रही है, ठीक है। केपी कंट्रीज बाउंड टू टारगेट्स हैव टू मीट देम लार्जली थ्रू डोमेस्टिक एक्शन, दैट इज टू रिड्यूस देयर एमिशंस ऑन शोर। यानी कि जहां पर एमिशन हो रहा है, एक तो आपको मेन बात तो यह है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज थी जिनको ये इसके अंदर शामिल किया गया था, जिनके ऊपर ये बाइंडिंग किया गया था, पहली बात तो ये थी कि उनको अपने वहां पर, यानी कि जहां पर एमिशन हो रहा है उसको वहीं पर कम करना है, पहली बात। और दूसरी बात ये थी दे कैन मीट पार्ट ऑफ देयर टारगेट्स थ्रू 3 मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। 3 मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म भी इसमें बनाए गए थे दैट आइडियली एनकरेज जीएचजी अबेटमेंट टू स्टार्ट वेयर इट इज मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव। जैसे हमने कार्बन ऑफसेट की बात की थी, है ना, कार्बन ऑफसेटिंग की बात की थी, ये उस तरीके का है। पहला वाला तो क्या है कि जहां पर एमिशन हो रहा है आप उसी को कम करें, और दूसरा ये है कि अगर आप वहां पर उसको कम नहीं कर सकते तो आप किसी दूसरे देश को या किसी दूसरी जगह को हेल्प करें, ठीक है, फाइनेंशियली आप हेल्प कर सकते हैं, सेम एज कार्बन ऑफसेटिंग। तो वहां पर क्या होगा कि ओवरऑल अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो वही बात जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर इंडिया में अगर पॉल्यूशन कम हो रहा है तो चाइना के लिए भी फायदेमंद है, पाकिस्तान के लिए भी फायदेमंद है, सबके लिए फायदेमंद है ना, क्योंकि पूरे के पूरे ओवरऑल एटमॉस्फेयर से तो क्या हो रहा है, पॉल्यूशन कम हो रहा है। तो सिमिलर सी चीज है। अगर पहली बात तो यह है कि आप खुद कम करें, अदरवाइज इन मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जहां पर मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है वहां पर आप क्या करें, इन तरीके के एमिशंस को कम करें, ठीक है। और कॉस्ट इफेक्टिव जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर भी, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज जो थी वो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत नहीं थी, ठीक है। क्वाइट सिंपली इट डज नॉट मैटर वेयर एमिशंस आर रिड्यूस्ड एज लॉन्ग एज दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर। वही मैंने आपको बताया कि इतना ज्यादा मैटर नहीं करता कि एमिशंस कहां पर कम हो रहे हैं। हम ये देखें कि पूरे के पूरे जो हमारा प्लैनेट है, जो अर्थ है, उसके एटमॉस्फेयर में से, उसके जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है, जो उसका वातावरण है, वहां से अगर हम एमिशन को कम कर पा रहे हैं तो भी ये ठीक है। लेकिन पहली बात यही ध्यान रखनी है कि ऑन शोर एमिशन को रिड्यूस करने की बात पर ज्यादा जोर दिया गया है, ठीक है। अब इस तरीके के जो इनके फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म्स थे वो क्या है, हम ये समझते हैं। 3 है। पहला है जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, दूसरा है सीडीएम दैट इज क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, और तीसरा है एमिशन ट्रेडिंग, ठीक है। अब पहले इसके ऑब्जेक्टिव समझते हैं, उसके बाद एक एक करके हम इन तीनों को भी समझेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स जो है क्योटो मैकेनिज्म्स के वो क्या है। द ऑब्जेक्टिव इज टू फैसिलिटेट, प्रमोट एंड एनफोर्स कंप्लायंस विद द कमिटमेंट्स अंडर द प्रोटोकॉल। यानी कि प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो भी कमिटमेंट्स दिए गए हैं उसको फैसिलिटेट करना, प्रमोट करना और उसकी कंप्लायंस को एनफोर्स कराना, ये ऑब्जेक्टिव्स है, पहली बात। दूसरा है स्टिमुलेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड इन्वेस्टमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करना है, कैसे करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। हेल्प कंट्रीज विद क्योटो कमिटमेंट्स टू मीट देयर टारगेट्स
by reducing emissions or removing carbon from the atmosphere in other countries in a cost effective way। ये वही बात हो गई कि आप पहले या तो अपने वहां एमिशन कम करें, और अगर आप अपने वहां ज्यादा एमिशन पूरा नहीं कम नहीं कर पा रहे हैं, अपने जो टारगेट्स आपको दिए गए हैं, जो बाइंडिंग टारगेट्स हैं, अगर आप उनको मीट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप किसी और जगह पर भी, जहां पर भी आपको सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव लगे, वहां पर आप एमिशंस को कम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद प्राइवेट सेक्टर और डेवलपिंग कंट्रीज को एनकरेज करना है टू कंट्रीब्यूट टू एमिशन रिडक्शन एफर्ट्स। ठीक है, यानी कि यहां पर क्या बात है कि डेवलपिंग कंट्रीज को आप एनकरेज कर सकते हैं, पर उनके ऊपर बाइंडिंग ये नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये तीनों के तीनों जो मैकेनिज्म्स हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग विद दी जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, देखते हैं क्या है। द मैकेनिज्म नोन एज जॉइंट इंप्लीमेंटेशन अलाउज अ कंट्री with an emission reduction or limitation commitment under the Kyoto Protocol, यानी कि उनको बोला जाएगा Annexer B पार्टी, या फिर जो है डेवलप्ड कंट्रीज, या फिर आप इनको सिंपली कह सकते हैं Annexer 1 कंट्रीज भी हैं ये। ठीक है, टू अर्न emission reduction units from an emission reduction or emission removal project in another Annexer B party, each equivalent to 1 ton of CO2 which can be counted toward meeting its Kyoto target। यानी कि ये सिंपली क्या है, दो डेवलप्ड कंट्रीज के बीच की बात हो रही है। अगर आप अपने देश में नहीं कर सकते, तो आप दूसरे डेवलप्ड कंट्री के साथ मिलकर जो है ये एमिशन को कम करें, दैट इज जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, इतना आप इसमें ध्यान रखिएगा। जॉइंट इंप्लीमेंटेशन ऑफर पार्टीज अ फ्लेक्सिबल एंड कॉस्ट एफिशिएंट मीन्स ऑफ फुलफिलिंग अ पार्ट ऑफ देयर क्योटो कमिटमेंट्स व्हाइल द होस्ट पार्टी बेनिफिट्स फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ठीक है, तो यहां पे क्या बात कही गई है कि एक तो ये फ्लेक्सिबल और कॉस्ट एफिशिएंट तरीका है अपने क्योटो कमिटमेंट को पूरा करने का। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, जो होस्ट पार्टीज है उनको क्या बेनिफिट होगा कि उनके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, ये सारा फायदा भी उनको मिलेगा। तो प्रोजेक्ट्स स्टार्टिंग एज फ्रॉम द ईयर 2000 मे बी एलिजिबल एज जीआई प्रोजेक्ट्स, और जो ERU है, दैट इज एमिशन रिडक्शन के जो यूनिट्स हैं, ये इशू हुए हैं 2008 से। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा मैकेनिज्म है, दैट इज योर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। देखते हैं ये क्या है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अलाउज अ कंट्री विद एन एमिशन रिडक्शन और एमिशन लिमिटेशन कमिटमेंट अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल, यानी कि फिर वही एनेक्सर बी पार्टी या डेवलप्ड कंट्रीज या एनेक्सर 1 कंट्रीज जो है, टू इंप्लीमेंट एन एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब ये देखिए ये क्या है, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन में क्या था, डेवलप्ड और डेवलप्ड दोनों डेवलप्ड थी, यानी कि आप दोनों डेवलप्ड कंट्रीज मिलके जो है एमिशन को कम करें। यहां पर क्या है, जो हमारी एनेक्सर 1 कंट्रीज है या जिनको एनेक्सर बी पार्टी बोला जा रहा है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वो किसी डेवलपिंग कंट्री में इस तरीके का प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करें ताकि क्या हो, एमिशन रिड्यूस हो सके। ठीक है, इट इज द फर्स्ट ग्लोबल एनवायरमेंटल इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट स्कीम ऑफ इट्स काइंड प्रोवाइडिंग स्टैंडर्डाइज्ड एमिशन ऑफसेट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज CERs। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको बता सकता हूं, या मैं आपको यह बता सकता हूं कि किस तरीके का क्वेश्चन इसमें आपसे आज भी पूछा जा सकता है, और वो क्या है, जैसे कि जो JI है, दैट इज जॉइंट इंप्लीमेंटेशन में आपने देखा ऊपर, मैं आपको फिर से दिखाता हूं। यहां पर हमने बात करी अबाउट दी, क्या बात करी थी हमने, ERUs की, दैट इज एमिशन रिडक्शन यूनिट्स। ठीक है, यहां पर एमिशन रिडक्शन यूनिट्स थे, और यहां पर क्या है, Here we have CERs, और CER क्या है, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन क्रेडिट्स। ठीक है, CER जो है वो सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन क्रेडिट्स है। ठीक है, यानी कि इससे क्या होगा कि सच प्रोजेक्ट्स कैन अर्न सेलेबल, अभी सेलेबल भी है, यानी कि इनको आप बेच खरीद भी सकते हैं, ईच इक्विवेलेंट टू 1 टन ऑफ CO2 विच कैन बी काउंटेड टूवर्ड्स मीटिंग क्योटो टारगेट्स। तो ये बात ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको इसका जो एग्जाम्पल है, हमने सेम जो कंसेप्ट है वो हमने आपको पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया था, दैट इज इन दी कार्बन ऑफसेटिंग, अगर आपको याद हो तो, है ना। जिन लोगों ने लेक्चर सीरीज पूरी फॉलो कर रहे हैं वो देखे होंगे, तो उनको पिछले जो चैप्टर था वहां पर हमने कार्बन ऑफसेटिंग के बारे में बात करी हुई है। तो कार्बन ऑफसेटिंग में भी ऐसा ही होता था कि अगर आप अपने देश में या खुद से जो है एमिशन को कम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी दूसरे देश में जो है इन्वेस्टमेंट वगैरह करें और वहां पर आप एमिशन कम करने में उसकी हेल्प करें। तो सिमिलरली यहां पर भी है, CDM इज जस्ट यू कैन से एनालॉगस टू कार्बन ऑफसेटिंग। ठीक है, अ CDM प्रोजेक्ट एक्टिविटी माइट इन्वॉल्व फॉर एग्जांपल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट यूजिंग सोलर पैनल्स और द इंस्टॉलेशन ऑफ मोर एनर्जी एफिशिएंट बॉयलर्स। वही बात है जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में ही बताया था कि जहां पर
किसी अगर विलेज वगैरह में, किसी रूरल एरिया में अगर केरोसिन का यूज होता है एज अ एनर्जी का सोर्स, तो हम उसको क्या करें, सोलर पैनल से हम लोग उसको चेंज करें। अब सोलर पैनल से चेंज करना तो चाहते हैं, लेकिन गांव वालों के पास या जो रूरल एरियाज के लोग हैं उनके पास पैसा नहीं है, तो पैसा कहां से आएगा। तो मान लीजिए कोई डेवलप्ड कंट्री अपना प्रोजेक्ट वहां पर ऐसा लगाती है कि ठीक है हमारा उससे दो डबल फायदा होगा। एक तो यहां का जो एनर्जी स्ट्रक्चर है, जो केरोसिन ऑयल का यूज हो रहा है वो अब यूज नहीं होगा, तो उससे क्या है, एमिशंस वगैरह कम होंगे। तो एक तो ये फायदा है कि एनवायरनमेंट में या पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में एमिशंस कम हो रहे हैं, और दूसरी बात क्या है कि वो इस तरीके से अपना जो टारगेट उसको मिला हुआ है वो भी पूरा कर सकता है। ठीक है, द मैकेनिज्म स्टिमुलेट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि ये जो मैकेनिज्म है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है, एंड एमिशन रिडक्शंस व्हाइल गिविंग इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज सम फ्लेक्सिबिलिटी इन हाउ दे मीट देयर एमिशन रिडक्शन और लिमिटेशन टारगेट्स। यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं उनको भी ये थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि ठीक है आप अपने वहां एमिशन कम नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज में भी ये इस तरीके के प्रोजेक्ट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द CDM प्रोजेक्ट्स जो है वो चाइना और इंडिया में इंप्लीमेंट किए गए हैं, एज क्लाइमेट इन दीज कंट्रीज इज फेवरेबल फॉर इंप्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल दीज स्फेयर्स, जैसे कि एग्रीकल्चर है, वेस्ट हैंडलिंग या डिस्पोजल है, अफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, इस तरीके के सारे स्फेयर्स में प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना इन देशों में फेवरेबल है। तो मोस्ट ऑफ द CDM प्रोजेक्ट जो है वो चाइना और इंडिया में इंप्लीमेंट किए गए हैं। ठीक है, such CDM projects are also to be supported by the approval of Annexer B countries, those which have quantified obligations according to Kyoto Protocol। ठीक है, ये बात हम आपको यहां पर बता दी है और आई थिंक आपको ये चीज जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो तीसरा मार्केट मैकेनिज्म है, जो फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म है, दैट इज योर कार्बन ट्रेडिंग। अब देखते हैं ये क्या है। कार्बन ट्रेडिंग इज द नेम गिवन टू द एक्सचेंज ऑफ एमिशन परमिट्स। जो एमिशन परमिट्स मिले थे, जैसे कि हमने ऊपर बात करी ERU की, जो ERU है दैट इज एमिशन रिडक्शन यूनिट्स, ये भी एक तरीके का परमिट है। फिर उसके बाद हमने बात करी CER की, ये भी एक परमिट है। तो इनका एक्सचेंज जो है, या इनका आप समझ सकते हैं जो ट्रेड है उसको परमिट जो करता है दैट इज द कार्बन ट्रेडिंग। ठीक है, दिस एक्सचेंज में टेक्स प्लेस विद इन द इकोनॉमी और मे टेक द फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तो यहां पर आपको जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि इस तरीके का जो एक्सचेंज है, किसका, जो ये एमिशन परमिट्स है, यानी कि जो हमारे पास ERU या CERs है, उनका एक्सचेंज एक ही देश के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, एक जगह और दूसरी जगह के बीच में, दो प्रोजेक्ट्स के बीच में हो सकता है, या फिर दो देशों के बीच में इंटरनेशनल लेवल पर भी हो सकता है। ठीक है, यहां पर दो तरीके का कार्बन ट्रेडिंग बताई गई है, वन इज योर एमिशन ट्रेडिंग एंड सेकंड वन इज ऑफसेट ट्रेडिंग। अब देखते हैं इनके बारे में क्या क्या है। एमिशन ट्रेडिंग इज कैप एंड ट्रेड, ये हमने पिछले चैप्टर में इस टर्म का भी जिक्र किया था। ठीक है ना, कैप एंड ट्रेड। अब देखते हैं ये क्या है। एमिशन परमिट इज नोन ऑल्टरनेटिवली एज कार्बन क्रेडिट। जो एमिशन परमिट है उसको हम लोग ऑल्टरनेटिवली कार्बन क्रेडिट के नाम से भी जानते हैं। फॉर ईच एनेक्सर वन कंट्री, एनेक्सर वन कंट्री कौन सी है, हमेशा ध्यान रखिएगा, एनेक्सर वन कंट्रीज आर योर, एनेक्सर वन कंट्रीज आपकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ठीक है, यानी कि जिनके ऊपर क्योटो प्रोटोकॉल के जो टारगेट्स हैं वो बाइंडिंग है, दे आर एनेक्सर वन कंट्रीज। द प्रोटोकॉल हैज असाइन्ड द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन इन द एग्रीमेंट, यानी कि वो एक फिक्स्ड अमाउंट में ही कार्बन एमिट कर सकते हैं। यही तो बात हुई ना बाइंडिंग वाली। तो दिस अमाउंट इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ एमिशन विच इज टू बी रिड्यूस्ड बाय द कंसर्न्ड कंट्री, यानी कि ये वो अमाउंट है कि जिसके जितना उनको क्या करना है, अपने एमिशन को रिड्यूस करना है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इट इंप्लाइज दैट द कंट्री वाज परमिटेड टू एमिट द रिमेनिंग अमाउंट, यानी कि कंट्री जो है उनको इतना कम करना है या इतना ही टोटल वो कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो कितना यहां पर रिमेनिंग अमाउंट, यानी कितना अमाउंट वो एमिट कर सकते हैं, इसकी बात बताई गई है। दिस एमिशन अलाउंस इज एक्चुअली वन काइंड ऑफ कार्बन क्रेडिट, और मतलब जितना आप कम एमिशन करेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा आपको कार्बन क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, द टोटल अमाउंट ऑफ अलाउंसेस इज देन सब डिवाइडेड इनटू सर्टेन यूनिट्स। द यूनिट्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कार्बन इक्विवेलेंट, और ईच यूनिट गिव्स द ओनर द राइट टू एमिट 1 मीट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और अदर इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैसेस। तो इस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा आपका कार्बन ट्रेडिंग, या जिसको कैप एंड ट्रेड बोलते हैं, वो यहां पर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रेडिंग इज योर ऑफसेट ट्रेडिंग, या जिसको कार्बन प्रोजेक्ट या बेसलाइन एंड क्रेडिट ट्रेडिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या है देखिए, अनदर वेरिएशन ऑफ कार्बन क्रेडिट इज टू बी अर्नड बाय अ कंट्री बाय इन्वेस्टिंग सम अमाउंट ऑफ मनी इन सच प्रोजेक्ट्स नोन एज कार्बन प्रोजेक्ट्स which will emit lesser amount of greenhouse gas in the atmosphere। ठीक है, यानी कि इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में आप लोग इन्वेस्ट करें जहां पर क्या होगा,
जहां पर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, सपोज एक थर्मल प्लांट है, ठीक है, कितना बड़ा है, 800 मेगावाट कैपेसिटी का है, वो 400 कार्बन इक्विवेलेंट जो है वो क्या करता है, एमिट करता है, ठीक है। नाउ अ कंट्री बिल्ड्स अप अ 800 मेगावाट विंड एनर्जी प्लांट, ठीक है, यानी कि कंट्री क्या करे कि 800 मेगावाट का ही, हमें तो बेसिकली कैपेसिटी से मतलब है ना, 800 मेगावाट चाहे वो थर्मल से आए, चाहे वो विंड से आए, चाहे सोलर से आए, उससे क्या फर्क पड़ता है, 800 मेगावाट जरूरी है। तो कंट्री क्या करती है, देश क्या करता है कि 800 मेगावाट का एक विंड एनर्जी का प्लांट बनाता है, ठीक है। अब विंड एनर्जी का प्लांट बनेगा तो आपको पता है कि विंड एनर्जी से किसी भी तरीके का कोई एमिशन तो होना नहीं है, ठीक है, तो विच डज नॉट जनरेट एनी अमाउंट ऑफ एमिशन एज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ द थर्मल प्लांट। तो इस तरीके से क्या होगा कि उसने जो इस प्रोजेक्ट में इस 800 मेगावाट के विंड एनर्जी प्लांट को बनाने में जितना भी इन्वेस्ट किया होगा, उससे उसको 400 कार्बन इक्विवेलेंट मिल जाएंगे, क्योंकि वो जो 800 मेगावाट कैपेसिटी का थर्मल प्लांट था वो 400 कार्बन इक्विवेलेंट क्या करता, एमिट करता। अब इन्होंने प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट करके वो 400 कार्बन इक्विवेलेंट जो है उसके एमिशन को रोक दिया, तो 400 कार्बन इक्विवेलेंट इन्होंने क्या कर लिए, इन्होंने अर्न कर लिए, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का जो कार्बन फाइनेंस यूनिट है उसके एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ कार्बन ट्रेड थ्रू एमिशन ट्रेडिंग रूट अलोन हैड शोन अ 240% इंक्रीज इन 2005 ओवर द प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो इसके एक जो ये वर्ल्ड बैंक की कार्बन फाइनेंस यूनिट है, इसके एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग कार्बन ट्रेड जो एमिशन ट्रेडिंग के थ्रू हो रहा है उसमें 2005 सन में ही प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 240% का, ठीक है, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं 2.5 गुना का इंक्रीज देखने को मिला है, ठीक है। इसके बाद हम ये बात करते हैं कि ये जो फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म्स थे, हमने जो यहां पर बात करी 3 तरीके के मैकेनिज्म्स की, वन इज योर जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, CDM दैट इज योर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, और तीसरा जो था दैट इज एमिशन ट्रेडिंग। तो इसके फायदे क्या क्या है, देखिए, पहला है this has the parallel benefits of stimulating green investment in developing countries and of including the private sector in this endeavor to cut and hold steady greenhouse gas emissions at a safe level। तो इसके एक तो ये फायदे हैं, ठीक है। दूसरी बात है, it also makes leapfrogging more economical, that is the possibility to skip older dirtier technology for newer cleaner infrastructure and systems with obvious longer term benefits। तो यहां पर यह भी फायदा है कि जो हम पुरानी जो हमारी गंदी टेक्नोलॉजी है, डर्टियर मतलब जिसको आप कह सकते हैं मोर पॉल्यूटिंग टेक्नोलॉजी है, उसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं नई क्लीनर इंफ्रास्ट्रक्चर या नियर टेक्नोलॉजी से, ठीक है। द क्योटो प्रोटोकॉल कंप्लायंस मैकेनिज्म इज डिजाइन टू स्ट्रेंथन द प्रोटोकॉल्स एनवायरमेंटल इंटीग्रिटी, सपोर्ट द कार्बन मार्केट्स क्रेडिबिलिटी एंड इंश्योर ट्रांसपेरेंसी ऑफ अकाउंटिंग बाय द पार्टीज। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल का कंप्लायंस मैकेनिज्म है वो इन चीजों को स्ट्रेंथन करने या मजबूती देने के लिए भी बनाया गया है। अब ये तो सारी की सारी बात हो गई कि जो क्योटो प्रोटोकॉल की बाइंडिंग कंट्रीज है उनको क्या क्या करना चाहिए। अगर मान लीजिए ये इनमें से कोई भी चीज को कंप्लाई नहीं करते हैं या फॉलो नहीं करते हैं तो इनके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी, ठीक है। अब ये देखते हैं, लाइक मोस्ट थिंग्स इन लाइफ फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोटोकॉल कैरीज पेनल्टीज। यानी कि ये तो एक जनरल लाइन लिखी गई है कि लाइफ में या जिंदगी में भी ऐसा ही होता है कि अगर हम किसी चीज को फॉलो नहीं करते, कंप्लाई नहीं करते हैं तो हमें पेनल्टीज झेलनी पड़ती है। तो सिमिलरली उसी तरीके से अगर आप प्रोटोकॉल की जो भी टारगेट्स हैं, जो कि स्पेशली बाइंडिंग टारगेट्स, अगर आप उनको पूरा नहीं करते तो आपको पेनल्टी पड़ेगी। अब वो क्या है देखिए, इफ अ कंट्री डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स फॉर मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग, said country loses the privileges of gaining credit through joint implementation project। यानी कि कोई देश अगर जो मेजरमेंट की और रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है अगर उसको फुलफिल नहीं करता, उसको मीट अगर नहीं करता, तो उसके पास फिर ये क्रेडिट को गेन करने का जो प्रिविलेज है जॉइंट इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स के तहत वो खत्म हो जाएगा, पहली बात। दूसरा है, इफ कंट्री गो अबव द एमिशन कैप, अगर जितना एमिशन सेट किया गया है कि आपको इतना ही एमिशन करना है, अगर उससे ज्यादा एमिशन कोई करता है एंड डज नॉट ट्राई टू मेक अप द डिफरेंस थ्रू एनी ऑफ द मैकेनिज्म्स अवेलेबल, और बाकी जो डिफरेंस है उसको वो बाकी किसी भी मैकेनिज्म के थ्रू, जो भी हमने फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म्स की बात करी है उनमें से किसी भी मैकेनिज्म्स के थ्रू अगर उस डिफरेंस को मेकअप नहीं करता, तो उस कंट्री का क्या होगा, जो डिफरेंस है प्लस एडिशनल 30% जो है वो अगले पीरियड में उसको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। एंड द कंट्री कुड ऑल्सो बी बैंड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द कैप एंड ट्रेड प्रोग्राम। जो कैप एंड ट्रेड प्रोग्राम था एक तरीके की एमिशन ट्रेडिंग का प्रोग्राम था, उसमें पार्टिसिपेट करने से भी कंट्री के ऊपर बैन लगाया जा सकता है। तो इस पार्ट में हम इसको यहीं तक रखते हैं। इसमें जो आगे की COPs को लेकर बात होगी, स्पेसिफिकली जो बाली मीट वगैरह है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर हम लोग अगले लेक्चर में इसी चैप्टर को यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए,
तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा का पूरा जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां के थ्रू जाके आप कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। कोर्स को एक्सेस करने में या कोर्स को परचेस करने में अगर हमारे वेबसाइट के थ्रू आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर या फिर हमारा जो ओकुल हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी है दैट इज support@okul.co, उसके थ्रू जाके भी आप हमसे अपनी बात, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो शेयर कर सकते हैं। बाकी हमसे कोई भी और बात शेयर करने के लिए, कुछ भी पूछने के लिए, कुछ भी बताने के लिए या अपने फीडबैक्स देने के लिए आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सारे के सारे लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले पार्ट में मिलेंगे, इसी चैप्टर को यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।